दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। केजरीवाल साहब जिस तरह से नशे में चूर थे, शराब के नहीं, सत्ता के नशे में, उसका कारण यह है कि अब उनको सीबीआई का कॉल लेटर आ गया। जब केजरीवाल साहब इस देश में सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के साथ अन्ना हजारे को जोड़ के और देश के कई नामी गिरामी लोगों को जोड़ के एक जो भारत में मूवमेंट खड़ा किया गया था, लोगों में अपेक्षा जगाई गई थी और लोगों ने ईमानदारी से केजरीवाल साहब का साथ दिया था। आज वो सब धराशायी हो गया। यही होता है जब आपको सत्ता का नशा चढ़ जाता है। आप हकीकत भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आप किस उद्देश्य के लिए आए थे, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास सिर्फ वही लोग मंडराते हैं जिनको आपकी सत्ता का फायदा उठाना होता है। चाहे वो आपके एमपीज हों, चाहे वो आपके एमएलएज हों, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हों, चाहे वो आपके दोस्त हों। आप उस किसी आदमी को शायद पसंद नहीं करेंगे जो आपको ये कहेगा कि केजरीवाल साहब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वो आदमी माइनॉरिटी पे होगा और मेजॉरिटी उन लोगों के आपके आसपास होती है जो आपके हर गलत काम को सही बता के आपका महिमा मंडन करते रहते हैं। और यही कारण होता है कि जब कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। और जिस तरह से केजरीवाल साहब ने दिल्ली में सत्ता काबिज की थी और जिस मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आए थे, तो उनको ये लगा था कि दिल्ली ने उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री ना बना के दिल्ली का राजा बना दिया है। और यही गलतफहमी कि आप इतने बहुमत से आए और आप दिल्ली के राजा बन गए, यही गलतफहमी केजरीवाल साहब को ले डूबी। सिर्फ फर्क इतना है कि पावर आपके पास है, आपकी प्रेजेंस और आपके सिग्नेचर से राज्य में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन केजरीवाल साहब इस बात को भूल गए कि आप कितने भी पावरफुल हों, लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक राजतंत्र के अंदर एक सिस्टम होता है, एक वर्किंग सिस्टम होता है जिसको संविधान बनाता है, जिसको पार्लियामेंट बनाती है, जिसको विधानसभा बनाती है। अगर आपको वो सिस्टम पसंद नहीं है और आप उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। वो आपके मूड से, आपके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, आपके कहने से नहीं बदल सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। यहां पे राजा की इच्छा कानून हो, ये मोनार्की में शायद चलता होगा, लेकिन डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो। इस बात का अगर फर्क केजरीवाल साहब ने समझा होता तो शायद आज ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता। उदाहरण के लिए, जिस तरह से उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल किया सेल्फ ग्लोरी के लिए, हर जगह अपनी पब्लिसिटी, अपनी सुख सुविधा, अपने वर्चस्व, आम आदमी पार्टी का प्रमोशन उन्होंने कभी भी अपनी जेब से नहीं किया। किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया। टैक्स पेयर के पैसे का यूज ओब्लिक मिसयूज करके सेल्फ गेन, सेल्फ पब्लिसिटी का काम किया, सेल्फ ग्लोरी का काम किया। क्या समाज को यह दिख नहीं रहा था? ये यही बताता था कि केजरीवाल साहब हर जगह जब अपना फोटो चिपका के हर छोटे बड़े प्रोग्राम में लंबी चौड़े खर्चे करके अपनी फोटो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर थी कि केजरीवाल साहब के दिमाग में एक बात है कि मुझे अपने आप को इस देश का महात्मा गांधी से बड़ा नेता घोषित करना है। ये बात वो भूल गए कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा अगर आप पब्लिसिटी करते हैं तो उसका काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और सबसे ज्यादा आज की तारीख में वो लोग शायद खुश होंगे या संतोष जाहिर कर रहे होंगे जिन लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया था
अन्ना आंदोलन के समय, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय, और जैसे ही सत्ता मिली, केजरीवाल साहब ने उन सबको एक एक करके अपने आसपास से बेदखल कर दिया। उन इंसानों का यूज किया, उनकी गुडविल का यूज किया, क्योंकि केजरीवाल साहब को तो कोई नहीं जानता था। केजरीवाल साहब ने हर उस कंधे का इस्तेमाल किया जिससे उनको फायदा हो सकता था, और जैसे ही उस कंधे का इस्तेमाल खत्म हुआ, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। इसीलिए कहा जाता है कि दुआएं भी असर करती हैं और बद्दुआएं भी असर करती हैं। अगर केजरीवाल साहब ने इस बेसिक चीज को समझा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हर वो इंसान जिसने अपने दोस्तों को भूलने की कोशिश करी, दरकिनार किया, साइडलाइन किया, जिन्होंने उसका वक्त पे साथ दिया, ऐसे लोग दुनिया में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। टाइम लग सकता है फेलियर में, हो सकता है कि किसी को जल्दी असर दिखे, किसी को देर से दिखे, लेकिन समाज में एक नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग इस बात को कह के गए हैं कि न्याय तो इसी दुनिया में ही मिलेगा, आपको परलोक जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू संस्कृति में इस बात को नहीं कहा जाता है कि आपको अगली दुनिया में जाके हूरें मिलेंगी। जो मिलना है आपके कर्मों के हिसाब से आपको यही मिलने वाला है, और उस कर्मों के कारण वो कर्म आपका पीछा मरते दम तक करेंगे। तो आज जो एलिगेशन या जो इन्वेस्टिगेशन या जो एविडेंसेस केजरीवाल साहब के खिलाफ हैं, आपको क्या लगता है कि वो इस जिंदगी में उनका पीछा छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। आज ही नहीं, हर चुनाव में जहां जहां केजरीवाल साहब अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, इनके विरोधी दल इनके कारनामों की एक और लिस्ट उसी जनता के सामने तुरंत हाजिर कर देंगे। ये सोशल मीडिया का जमाना है। केजरीवाल साहब ने शायद मेन लाइन मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देके खरीदने की कोशिश करी, इसीलिए उन्होंने कभी शायद केजरीवाल साहब को ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि उनके क्षेत्र में, उनके राज्यों में या उनके कार्यक्रम की शैली में क्या डिफेक्ट है। वो सिर्फ केजरीवाल साहब का महिमा मंडन करते रहे, और यही गलतफहमी उनको विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, ये एक्सट्रीमली डिस्क्रेडिटेबल था। अगर मैं ये कहूं, बहुत ज्यादा निंदनीय थे कि देश के प्रधानमंत्री को, जिसको देश की जनता ने चुना है, हो सकता है वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर खड़े होके देश के प्रधानमंत्री के लिए किया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और सुना, इस भाषा का और इस निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल अपने ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ करना किसी भी राजनीतिक दल के नेता को शोभा नहीं देता है। क्योंकि भारत में बेसिक सम्मान, बेसिक कर्टसी का एक परंपरा है। हम कितने भी एक दूसरे को नफरत करें, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो एक मान मर्यादा रखी जाती है। यही कल्चर होता है, यही हमारे संस्कार होते हैं। केजरीवाल साहब ना तो एक अच्छे लीडर साबित हो पाए, ना वो अपने संस्कार दिखा पाए जिससे उनके अनुयायी, उनके एमएलए, उनके पार्टी लीडर उनको फॉलो कर सके। ये सब वो लोग हैं जो केजरीवाल साहब की तारीफ करते रहते हैं या उनके समर्थन में स्टेटमेंट देते रहते हैं, जिनको केजरीवाल साहब से लगातार लाभ होता रहा है। तो ये सिर्फ उसका पेबैक टाइम होता है। जो लोग केजरीवाल साहब के रहमो करम के मोहताज हैं, वो केजरीवाल साहब के खिलाफ बोल नहीं सकते, और केजरीवाल साहब के खिलाफ अगर कोई उनका दोस्त बोलता है तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। यही कारण है कि सत्ता का नशा केजरीवाल साहब को इस तरह तक दिमाग में घुस गया कि वो अच्छा और बुरा फर्क भूल गए। और जब आप अच्छाई और बुराई में फर्क भूलते हैं तो विनाश निश्चित होता है। चाहे वो रावण का टाइम था, चाहे वो कंस का टाइम था, चाहे वो महाभारत का टाइम था, या कोई और टाइम था, या आज का केजरीवाल टाइम। कहने का मतलब ये है
कि अगर सामाजिक मर्यादाओं को लांघ के अगर कोई भी काम करता है तो थोड़े समय तक आपके चाटुकार आपको महिमा मंडित कर सकते हैं। ना तो आपको इतिहास माफ करेगा, ना कानून माफ करेगा। और यही बात हमें सीखनी है केजरीवाल साहब एपिसोड से। अब रही बात कि किन कारणों के कारण इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया या इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया, वो एविडेंस भी हमारे पास है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या केजरीवाल साहब अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्या उनके पार्टी के लोग गलतियों से सीखते हैं, या अपनी हुई गलतियों को कवर करने के लिए और ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या अपनी भाषा पे संयम रखेंगे या और खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हम सबकी निगाह उस डेवलपमेंट पे रहेगी। आप भी निगाह रखिएगा। आने वाले दिनों में आपसे और बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।